एक जंग तो हम जीत गए हैं, लेकिन कई जंगें हैं जो हमें अभी जीतनी है। गुर्बत के खिलाफ And we are heading towards the win. तालीम की जंग और मईशत की जंग। अच्छा, पहले ये था कि 2 जून को आना था, लेकिन फिर इसकी डेट चेंज हो गई, वो 10 जून को पेश किया जाएगा। तो वो अवाम दोस्त कितना होगा और क्या सारे मामलात हैं, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। डॉक्टर साहब, वो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो 2 को आना था और फिर 10 को शिफ्ट कर दिया, ये क्यों किया? इसके पीछे कोई इज़ देयर एनी वर्थ टॉकिंग रीज़न? आई थिंक बजट प्रोसेस बड़ा कम्बरसम होता है, सारी मिनिस्ट्री से इनपुट लेनी होती है, फिर पूरी टैक्स पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर वो बनाने होते हैं और फिर उनके नंबर फाइनल करने होते हैं। बजट की जो भी डेफिसिट बनता है वो फिगर निकालना होता है। तो आपको एक तो अंदाजा होगा कि कम्बरसम प्रोसेस है, कभी डिले हो जाता है। दूसरी बात, बीच में कुछ टाइम आपको पता है कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से ऑल द अटेंशन वाज देयर एंड देन आई थिंक आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन थी, पहले आई द स्टाफ कुड नॉट रीच पाकिस्तान, सो टर्की से हुई, फिर वो पाकिस्तान आए। आई थिंक वो भी अभी उस तरह कंक्लूड नहीं कर पाई जिस तरह आप सारे नंबर्स पे, सारे अहदाफ पे, प्लस यू नो इन अ सेंस के बजट की जो फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या होंगे, उस पर एक एग्रीमेंट हो सके। आई थिंक टेक्निकली तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से करना पड़ा, बिकॉज एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो आपने लिख कर दिया हुआ है आईएमएफ को, विच इज द फॉलोइंग, कि जो बजट प्रेजेंट होगा वो उस फ्रेमवर्क में होगा जो अहदाफ आईएमएफ के साथ तय हुए हैं। सो यू हैव टू हैव अ कंप्लीट एग्रीमेंट विद द फंड। आई थिंक एक तो मेजर वजह डिले की जो है वो ये है। कुछ आई थिंक फॉरेन विजिट भी है अथॉरिटीज़ का, वो भी यू नो ओवरलैप कर गया है। So I think put everything together. So maybe bit more time can make a better budget. आप ज़्यादा सोच आपको मिल सकती है। पर बीच में ईद की छुट्टियां भी हैं, so you know it's a mixed bag. या उसको कैलकुलेट करते हुए। अच्छा खाका साहब, मुझे ये समझना है, बिजनेस कम्युनिटी अगैन ये बात कर रही है कि ठीक है, आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं और आपको अपने जो टैक्स कलेक्शन के दीगर अहदाफ हैं वो हासिल करने हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी बार बार ये कह रही है कि ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। डू यू थिंक कि हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अब तक हैंडल करने में, हम पॉलिसी रेट नीचे लेकर आए थे इससे पहले, उस पर हमने देखा कि ताजिर बिरादरी थोड़ी सी खुश हुई। कैपेसिटी, एनर्जी की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको कम करने के लिए वो बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा उनके लिए थोड़ी आसानी हुई। सो आर वी हेडिंग टूवर्ड्स बेटरमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर हम कहाँ खड़े हैं जब हम बात करते हैं कि ये मुतालबा है ताजरान का, यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी का? देखिए, आईएमएफ की एंगेजमेंट के बाद ये तो एक सर्टेनिटी है कि मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट रन तो एक इस्टेब्लिश हो गई। आप ये देखें कि अफरात ज़र इतनी नीचे आई, यानी कि इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हुई। तो जिस पॉलिसी रेट का आपने जिक्र किया वो 22 से 11 हुआ। आपने 1 करोड़ बोरो किया, पहले 22 लाख दे रहे थे, अब 11 लाख दे रहे हैं। तो उनका मार्जिन कितना बढ़ गया है जो मैन्युफैक्चर करते हैं या बोरो करते हैं। तो एक तो इसको इस तरह देखिए। दूसरा, अगर चीज़ों की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ रही तो आप और मैं जब बाइंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी पॉकेट से उस तरह पैसे नहीं जा रहे। अगर ये 20-22% होती महंगाई के बढ़ने की शरह, जो आज 5-7% के दरमियान हॉवर कर रही है। सो एक तो ये बात है। इसी तरह बैरूनी खसारा संभल गया है। अब जो मौका है वो ये है कि बजट इस तरह का प्रेजेंट किया जाए जो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशनल हो इन नेचर, जिससे मतलब है कि पहले बजट का जो अप्रोच पेपर है वो एक्सपेंडिचर साइड से लिखना चाहिए कि आप अपने जो खर्चे हैं उनको कैसे संभाल सकते हैं, आप सब्सिडीज को कैसे टारगेट कर सकते हैं, आप कैसे प्रोविंसेस को शिफ्ट कर सकते हैं। वो चीज़ें जिन पे आप खर्चा कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। वो सब्जेक्ट्स लाइक यू नो ज़कात, उशर, पावर्टी, फूड, एग्रीकल्चर, ये सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह आप कैसे ये कह सकते हैं कि पेंशन का जो बोझ है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने के लिए यू नो ऑफ बजट पेंशन्स पे जाएं और फंडेड पेंशन्स पे जाएं। फिर आप किस तरह इनकम सपोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। अब तो आई थिंक डिफेंस का भी जो थोड़ा सा पार्ट है उसको भी हेल्प आनी चाहिए फ्रॉम द प्रोविंसेस। सो ये एक ओवरऑल वो। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि मैं आप मैन्युफैक्चरर जो एग्रीकल्चर में इनकम कमा रहा है, जो रिटेल से कमा रहा है, जिस शोबे से भी कमा रहा है, उसकी टैक्सेशन का स्ट्रक्चर जो है उसको लार्जली मसावी बनाने की जरूरत है। तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, यू नो दैट वुड बी अ गुड सिग्नल। जो अच्छा डॉक्टर साहब, ये 3 हेड्स जो आपने बताए हैं, आने वाले दिनों में हम इस पे बारी बारी करते हैं, यानी एक टैक्सेशन, एक पेंशन और एक एक्सपेंडिचर, लेकिन आवाम के जो होता है इंटरेस्ट, या तो पेंशन या फिर वो सैलरी, राइट? तो आज ज़रा
पेंशन पे सरसरी सी बात करते हैं इस वादे के साथ कि हम लाजमी इसको ज़रा मज़ीद खोल के और सिर्फ इसी एक मौजू पे बात करेंगे। जब आप बात करते हैं कि हमें पेंशन सेक्टर की इस्लाह करनी है, इसकी तरफ देखना है, बाकी दुनिया में ये सेक्टर कैसे काम करता है, पाकिस्तान में ये सेक्टर कैसे काम कर रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या इस्लाह कर सकते हैं कि ये बोझ ना बने हमारे ऊपर? तो देखिए, लार्जली पाकिस्तान में जितनी भी पेंशन्स हैं वो अनफंडेड हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं या पहले भी रिटायर हो जाते हैं, उनकी जो पेंशन है उसका बोझ जो है वो बजट पे पड़ना शुरू हो जाता है। सो इट्स नॉट फंडेड पेंशन, हम एक अनफंडेड पेंशन स्ट्रक्चर में हैं और इस तरह ही चलाते रहे हैं 78 साल से। दुनिया में ये इस तरह वर्क करता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो एक पार्ट, फॉर एग्जांपल पे एज यू गो, कुछ पार्ट आप अपनी सैलरी से सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ पार्ट गवर्नमेंट उसी को टॉप अप करती है। लेट्स से कि आप 3% अपनी सैलरी से करते हैं, 3% गवर्नमेंट करती है, तो 6% बन गया। मैं पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज की गुफ्तगू कर रहा हूं। वो जो 6% है, आपकी लेट्स से सैलरी 1 लाख रुपए थी एक महीने की, 6,000 रुपया जो है किसी फंड में जाना शुरू हो जाता है। आपकी वो चॉइस है कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें। आप स्टॉक मार्केट में करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करें, प्रॉपर्टी में करें, जहां पे भी आप करना चाहते हैं। वो फिर ओवर द इयर्स ये 6,000 आपकी 30 साल सर्विस पे 6% बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये अमाउंट मिल जाता है। आप उसको इन्वेस्टेड रख के उस पर इंटरेस्ट ले लें या उस पर स्टॉक से डिविडेंड ले लें, या आप अगले 20 साल उसमें से जो आपने जमा किया है आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेते रहें। सो इसको कहते हैं पे एज यू गो एंड अ फंडेड पेंशन स्ट्रक्चर। अब जो 60 साल पे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, जो इंसान रिटायर होंगे उनका कोई बोझ सरकार पे तो पड़ेगा नहीं। सरकार को पता है कि मैंने अगले साल पेंशन्स नहीं बढ़ानी। सो ये 250 अरब था 2012-13 में, आज ये 1000 अरब का बोझ है हमारे जो बजट के एस्टिमेट आएंगे उस पे, जो पिछले साल के एस्टिमेट थे। कैन यू इमेजिन कि ये 4 टाइम्स बढ़ गया और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक अनफंडेड पेंशन स्ट्रक्चर है। अब सरकार इस तरफ मूव कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि एक रिफॉर्म पाकिस्तान में होने वाला है। आई रियली होप कि ये होगा। फिर हर साल हम ये भी करते हैं कि जो पेंशन्स हैं उनका 5, 6, 8, 10% जैसे सैलरीज बढ़ती हैं वो भी बढ़ती है, तो और बोझ बढ़ जाता है। पर एक ये भी चीज आजकल पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, कि जो बहुत बड़ी पेंशन हैं, लाइक आपकी पेंशन अगर 3 लाख रुपया है या 4 लाख रुपया, विच इज अ ह्यूज पेंशन, कि उस पर भी कोई 5% का जो एक टैक्स है वो लगा दिया जाए, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेंशन और इसको हमने टैक्स फ्री रखा हुआ है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह होगा। बट ये एक पेंशन का जो रिफॉर्म है ये बहुत अरसे से हमें करना चाहिए, और जो अनफंडेड पेंशन स्ट्रक्चर है उससे इस पर ज़रा डिटेल में आपसे आगे चलकर भी बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस के इसके ऊपर टैक्स, और फिर ऑलरेडी लोग जो अपनी सैलरी से उसके ऊपर टैक्स कटवा चुके हैं, इसको किस तरह से परसीव किया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। आई थिंक इसको और भी ज़रा स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे आने वाले प्रोग्राम से। इससे पहले कोशिश करेंगे कि जून 10 से पहले हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर कर पाएँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3 लाख तक के एम्प्लॉइज़ को मजीद उन्होंने रिलीव देना है, वो किस तरह से कर पाते हैं सैलरी कैप में? सैलरी कैप में वेल यस, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अब ये है कि अगेन जाहिर सी बात है पाकिस्तान का इस बार भी IMF मुतासरा बजट ही है। सो उसमें रहते हुए हम अपने तरक्याती मामलात को कहाँ रख रहे हैं। और मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज है समझना कि उसके बाद जब हम निकलेंगे IMF से, तो अभी तो हमें एक डिसिप्लिन में चलना है। उसकी वजह ये है कि हमें IMF को पैसा वापस देना। सो वी हैव फॉर्म दैट डिसिप्लिन। उस सिस्टम को हम फॉलो कैसे करेंगे, उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, बिकॉज ये एक हमारा बड़ा मसला है। बिकॉज एक लेमैन ये समझता है कि क्योंकि हमने IMF से कर्जा लिया है इसलिए हमें बिजली के बिलों और हमारी सैलरी से वो पैसा जाता है। सो इसको भी क्लियर करेंगे कि वो पैसा कहाँ से जाएगा, कहाँ से नहीं, तरक्याती काम में पैसा कैसे लगाएंगे। एंड देन हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सादिया, वो ये कि एक्सपेंडिचर, अखराजात को हम कैसे कम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।